इलाहाबाद शहर, जो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है, डर से कांप रहा था। उसकी गलियों में एक काला साया छा गया था। एक दरिंदा साये में छिपा हुआ था। उसका नाम राजा कोलंदर। यह कोई शाही खिताब नहीं था जो उसे जन्म सिद्ध अधिकार से मिला, बल्कि आतंक और खून खराबे से कमाया गया नाम था। वो एक सीरियल किलर था जिसने उन सभी के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था जो उसके रास्ते को पार करते थे। राजा कोलंदर कोई मामूली कातिल नहीं था। उसके जुर्म महज हिंसा के कृत्य नहीं बल्कि विकृत रस्में थी। वो एक ऐसी विकृत इच्छा से प्रेरित थे जो हत्या के साधारण कृत्य से कहीं आगे निकल जाती थी। कोलंदर का मानना था कि अपने पीड़ितों का दिमाग खाने से उसे असाधारण शक्तियां मिलेंगी, उसकी बुद्धि बढ़ेगी और वो अजेय हो जाएगा। उसके शिकार अक्सर भयावह यादृच्छिकता के साथ चुने जाते थे। उनके जीवन अचानक ही उसके भयानक रीति रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए समाप्त कर दिए जाते थे। शहर दहशत में जी रहा था। उसके नाम की फुसफुसाहट से कठोर अपराधियों की रीढ़ की हड्डी भी कांप जाती थी। कोलंदर का आतंक का शासन शुरू हो गया था और इलाहाबाद फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। धीरेन्द्र सिंह, लोकल अखबार, आज के एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार, ने अपनी निडर रिपोर्टिंग के लिए खूब नाम कमाया था। वो अक्सर शहर के अंडरवर्ल्ड में घुस जाते, भ्रष्टाचार और अपराध का पर्दाफाश करते। वो उस शहर में सच्चाई की किरण थे जो अंधेरे से जूझ रहा था। उसे क्या पता था कि सच्चाई की उसकी खोज उसे मौत के मुंह में ले जाएगी। 14 दिसंबर 2000 को सिंह को एक सूचना मिली। ये एक दिलचस्प कहानी के बारे में था, एक संभावित स्कूप जो उनका अब तक का सबसे प्रभावशाली काम होने का वादा करता था। एक सूत्र ने इलाहाबाद के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस पर हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया था, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि राजा कोलंदर था। जानकारी अस्पष्ट थी, गोपनीयता और भय में डूबी हुई थी, लेकिन यह सिंह की पत्रकारिता जिज्ञासा को जगाने के लिए काफी थी। उसने जांच करने का फैसला किया, इस बात से अनजान था कि वो सावधानी से बिछाए गए जाल में चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोलंदर सिंह की चुभती निगाहों से थक गया था। पत्रकार एक खतरा बन गया था, उसके आतंक के शासन में एक बाधा। कोलंदर ने एक विशेष साक्षात्कार के बहाने सिंह को अपने फार्म हाउस पर फुसलाया। यह एक घातक गलती थी। धीरेन्द्र सिंह, वो निडर पत्रकार जिसने सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत की, उस दिन गायब हो गए। उसके लापता होने से इलाहाबाद में हड़कंप मच गया और शहर उस आदमी के भाग्य के बारे में सोचता रह गया जिसने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की थी। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरेन्द्र सिंह का लापता होना एक रहस्य बना रहा। पुलिस हैरान थी, न कोई सुराग था, न कोई गवाह, न ही लापता पत्रकार का कोई अता पता। इलाहाबाद पर खौफ और गहरा गया। कोलंदर के शामिल होने की फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन डर ने ज्यादातर लोगों की जुबान बंद कर रखी थी। आज अखबार, जहां सिंह काम करते थे, ने कहानी को दबने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथी के लिए न्याय की मांग करते हुए और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए दैनिक लेख प्रकाशित किए। दबाव बढ़ता गया, जिससे अधिकारियों को अपनी जांच तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लापता पत्रकार उस बढ़ती अराजकता के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक बन गया था जिसने इलाहाबाद को अपनी चपेट में लेने की धमकी दी थी। आखिरकार पुलिस ने अपना ध्यान राजा कोलंदर की ओर लगाया। उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही थी। वो एक जाना पहचाना अपराधी था, विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल एक क्रूर व्यक्ति। हालांकि सिंह के लापता होने से उसे जोड़ने वाले पुख्ता सबूत मायावी बने रहे। अधिकारियों को एक सफलता की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो डर के घूंघट को भेद कर सच्चाई को उजागर कर सके। उन्हें क्या पता था कि रहस्य को सुलझाने की कुंजी साफ नजर में छिपी हुई है, कोलंदर के फार्म हाउस की दीवारों के भीतर। एक कहंच के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजा कोलंदर के फार्म हाउस की पूरी तरह से तलाशी ली। उन्होंने जो खुलासा किया वो भयावहता से कम नहीं था। घर के अंदर की हवा भारी थी, एक अवर्णनीय बदबू से भरी हुई थी, जिससे अनुभवी जांचकर्ता भी घृणा करते थे। एक बंद कमरे में उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जो हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो जाएगा। वहां फर्श पर बिखरे हुए और प्लास्टिक शीट के नीचे छिपे हुए मानव अवशेष थे। हड्डियां, दांत और बालों के टुकड़े एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे जो उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रहे थे। यह कोई साधारण अपराध स्थल नहीं था, यह एक भयानक झांकी थी, अकथनीय भयावहता का प्रमाण। अवशेषों के बीच उन्हें धीरेन्द्र सिंह का प्रेस कार्ड और कलाई घड़ी मिली। सबूत अकाट्य थे। राजा कोलंदर महज एक अपराधी नहीं था, वो एक राक्षस था जो निर्दोषों का शिकार करता था। इस खोज ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी, भय की फुसफुसाहट को आतंक के चीखों में बदल दिया। जिस आदमी से वे डरते थे, जिसका नाम केवल धीमी आवाज में लिया जाता था, वो एक ठंडे खून वाला हत्यारा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कोलंदर की क्रूरता की असली हद तो अभी सामने आनी बाकी थी। भाग 5, पागलपन की एक झलक। डायरी के खौफनाक खुलासे।
जैसे ही पुलिस राजा कोलंदर के फार्म हाउस पर हुए भयानक दृश्य की जांच करती रही, उन्हें एक और खौफनाक खोज हुई, एक डायरी। यह कोई साधारण डायरी नहीं थी, यह पागलपन का इतिहास था, एक विकृत हत्यारे के दिमाग में एक खिड़की। डायरी के पन्ने कोलंदर के खौफनाक इकबालिया बयानों से भरे हुए थे, जो उसके भयानक कृत्यों को अजीब तरह की बेरुखी के साथ विस्तार से बताते थे। प्रत्येक प्रविष्टि उसकी क्रूरता का प्रमाण थी, उसके पीड़ितों और उनके जीवन को समाप्त करने के लिए उसके द्वारा नियोजित भयावह तरीकों की एक भयानक सूची। उन्होंने अपने पीड़ितों के बारे में एक भयावह उदासीनता के साथ लिखा, उनके जीवन को अपने विकृत खेल में केवल प्रविष्टियों तक सीमित कर दिया। डायरी से मानव मस्तिष्क के प्रति कोलंदर के जुनून का भी पता चलता है। उनका मानना था कि अपने पीड़ितों का दिमाग खाने से वो उनकी बुद्धि और शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। उन्होंने अपने भयावह रीति रिवाजों का विस्तार से वर्णन किया कि कैसे वो अपने पीड़ितों की खोपड़ी से दिमाग निकालते थे, उन्हें मसालों के साथ उबालते थे और उस अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानी का सेवन करते थे। डायरी कोलंदर के पागलपन का एक भयावह प्रमाण थी, जो क्रूरता में उसके पतन का रोड मैप था। इसने एक राक्षस के दिमाग में एक भयावह झलक प्रदान की, एक ऐसा दिमाग जो अंधेरे से भस्म हो गया था और शक्ति की विकृत इच्छा से प्रेरित था। भाग 6, शापितों के अनुष्ठान, नरभक्षण और शक्ति की तलाश। राजा कोलंदर की डायरी ने उसके इरादों के बारे में एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। वो हत्या के साधारण कृत्य से कहीं आगे निकल गए। वो क्रोध या लालच से प्रेरित नहीं था, बल्कि एक विकृत विचारधारा से, अंधविश्वास के सबसे अंधेरे कोनों में निहित एक विकृत विश्वास प्रणाली से प्रेरित था। कोलंदर का मानना था कि मानव मस्तिष्क में अंतिम शक्ति और बुद्धि की कुंजी होती है। वो आश्वस्त था कि इस महत्वपूर्ण अंग का सेवन उसे अजेय बना देगा, एक ऐसा अलौकिक प्राणी जो दुनिया को अपनी इच्छा के आगे झुकाने में सक्षम होगा। उनकी डायरी प्रविष्टियों ने उनके नरभक्षी रीति रिवाजों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि कैसे वो अपने पीड़ितों की खोपड़ी से दिमाग को सावधानी पूर्वक निकालते थे, उनके साथ पवित्र वस्तुओं जैसा व्यवहार करते थे, फिर वो जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण के साथ दिमाग को उबालते थे, इस विश्वास के साथ कि यह मनगढ़ंत कहानी उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। उनका मानना था कि अनुष्ठान उनके पीड़ितों के सार को उनमें स्थानांतरित कर देगा, जिससे वो मजबूत, होशियार और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। डायरी ने एक ऐसे व्यक्ति का एक भयावह चित्र चित्रित किया जो भ्रम से ग्रस्त था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मानवता को एक भीषण और विकृत विचारधारा के आगे समर्पण कर दिया था। भाग 7, दीवारें बंद पकड़ना, स्वीकारोक्ति और सदमे में समुदाय। डायरी की खोज और फार्म हाउस पर मिले भयानक सबूतों के साथ राजा कोलंदर पर शिकंजा कसता गया। पुलिस ने अकाट्य सबूतों के साथ आखिरकार उसे इलाहाबाद के बाहरी इलाके में एक ठिकाने से पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे आतंकित शहर में राहत की सांस ली गई। पहले तो कोलंदर ने गायब होने और हत्याओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए अपने तेवर खड़े रखे। हालांकि भारी सबूतों का सामना करते हुए उसका मुखौटा उतर गया। उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। उसके शब्दों ने कठोर जांचकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी भी ठंडी कर दी। उसने अपने पीड़ितों के बारे में एक भयावह अलगाव के साथ बात की, जैसे कि सांसारिक घटनाओं को याद कर रहा हो। उसका कबूलनामा सबसे खराब संदेह की भयावह पुष्टि थी, जो उसकी क्रूरता की गहराई और उसके आतंक के शासन की वास्तविक सीमा को प्रकट करता था। इलाहाबाद के लोग, जो कभी डर के मारे लकवाग्रस्त थे, अब सदमे और आक्रोश में एकजुट हो गए थे। जिस राक्षस ने उनके शहर को प्रेतवाधित किया था, जिस आदमी ने उनके दिलों में इतना मौलिक डर बिठाया था, आखिरकार उसका पर्दाफाश हो गया। भाग 8, न्याय के पहिए, आतंक से त्रस्त एक परीक्षण। राजा कोलंदर का मुकदमा एक मीडिया तमाशा था, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। अदालत का कठघरा भयावहता का मंच बन गया। हर दिन कोलंदर के आतंक के शासन से नई भयावहता का पता चलता था। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उसकी खौफनाक स्वीकारोक्ति के साथ डायरी, फार्म हाउस पर भयानक खोजें और उन गवाहों की गवाही जो मुश्किल से उसके चंगुल से बच पाए थे। पूरे मुकदमे के दौरान कोलंदर एक रहस्य बना रहा। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसका आचरण ठंडे उदासीनता और परेशान करने वाली हंसी के बीच दोलन करता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बदनामी का आनंद ले रहा था। अक्सर अपने विकृत विश्वासों के बारे में विचित्र उच्चारणों और असंबद्ध एकालापों के साथ कार्यवाही को बाधित करता था। बचाव पक्ष ने तर्क किया कि कोलंदर पागल था, अपने कार्यों की गंभीरता को समझने में असमर्थ था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने प्रतिवाद किया कि उसकी सावधानीपूर्वक योजना, अपने अपराधों को छिपाने के उसके प्रयास और उसकी डायरी में घटनाओं के सुसंगत विवरण ने अन्यथा साबित कर दिया। ये मुकदमा पीड़ितों के परिवारों के लिए एक कष्टदायक परीक्षा थी।
जो अपने प्रियजनों पर हुए अत्याचारों को फिर से जीने के लिए मजबूर थे। वो ग्राफिक गवाही के माध्यम से बैठे, उनके चेहरे पर दुख, क्रोध और अविश्वास का मिश्रण था। भाग 9, एक राक्षस की विरासत, राजा कोलंदर की स्थायी छाया। 1 दिसंबर 2012 को 11 साल के भीषण मुकदमे के बाद, जिसने मानवीय समझ की सीमाओं का परीक्षण किया, राजा कोलंदर को हत्या, अपहरण और नरभक्षण के कई मामलों में दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके आतंक का शासन आखिरकार समाप्त हो गया। उसके साथी वक्षराज, जिसने उसे पीड़ितों को फुसलाने और शवों को ठिकाने लगाने में मदद की थी, को भी ऐसी ही सजा मिली। हालांकि न्याय हुआ था, लेकिन राजा कोलंदर की छाया इलाहाबाद पर मंडराती रही। उसके अपराधों ने शहर के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो इस बात की भयावह याद दिलाती है कि सबसे सामान्य जगहों की सतह के नीचे भी अंधेरा छिपा हो सकता है। अपनी सजा के वर्षों बाद कोलंदर रुग्ण आकर्षण का विषय बना रहा। उसकी कहानी बुरे सपने का सामान बन गई, मानवीय क्रूरता की गहराई का एक भयावह उदाहरण। उनके मामले ने खोजी पत्रकारिता के महत्व और बुराई के चेहरे पर एक सतर्क जनता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। हो सकता है कि राजा कोलंदर सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसके द्वारा की गई भयावहता ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि राक्षस मौजूद हैं, छाया में दुबके हुए हैं, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी विरासत मानव हृदय के भीतर रहने वाली बुराई की क्षमता का एक भयावह प्रमाण थी।